Students, I am Ajipal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next chapter of class 6 subject science, पदार्थों का पृथक्करण। हमने क्या किया, चैप्टर 4 की रिवीजन कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम चैप्टर 5 की रिवीजन शुरू करेंगे। ओके, तो आपने अच्छे से इसको ध्यान देना है। जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए यही सुझाव है कि वो अपनी स्टडी पे ध्यान दें और अपना चैप्टर है वो पढ़ें। नेक्स्ट है पदार्थों का पृथक्करण। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनित्र छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। बोला हमारे दैनिक जीवन के अंदर हम काफ़ी वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करते हैं। सस्यकर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। ओके, जब हम अनाज साफ़ करते हैं तो आपको पता है उसको डंडियों से अनाज को अलग किया जाता है। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है, आपको पता है उसको रिड़का जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीज को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित अपने नमकीन दलिया तथा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह खाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने के समय उसमें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। ओके, तो ये भी पृथक्करण ही है, पोहे में से मिर्च को अलग करना। कल्पना कीजिए एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं, आपसे इसे पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप इस प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों, उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपके पास रेत और नमक में के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो हम उसको हाथ से अलग नहीं कर सकते। कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। परंतु पहले यह जानना चाहते हैं कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। ओके, क्यों हमें ज़रूरी है पृथक्करण करना? हम वैसे ही क्यों नहीं खा लेते? अब देखो कि जब हम रेत, मान लो मिट्टी जो है नमक के अंदर मिक्स है, तो क्या हम वो खा सकते हैं? हमारे दांतों के अंदर कितना ही गलत फील होगा। तो इसलिए हमारी हेल्थ के स्वास्थ्य के लिए भी ये पृथक्करण जरूरी होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्रियाकलाप है। अब देखो पृथक्करण प्रकरण। चावलों से पत्थरों को पृथक करना उद्देश्य है जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं। दो भिन्न परंतु उपयोगी वस्तुओं को पृथक्करण कर रहे हैं। ओके, दोनों ही वस्तु उपयोगी हैं पत्थरों को। ओके, नेक्स्ट पृथक्करण अवयवों को हम क्या करते हैं? हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। अब आपको पता है हम पत्थरों को तो फेंक देंगे ना। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, ऐसे इसमें से अनुपयोगी अवयवों को दूर करेंगे। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों द्वारा पृथक्करण करना, हानिकारक अवयव तथा अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयवों को उपयोग करते हैं। तो ये हमने कर लिया। परक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसे मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनके हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों में अमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कुछ विधियों का उपयोग हम अपने दैनिक क्रियाकलाप में भी किया होगा। सबसे पहले हस्तचयन। आपको पता है हस्तचयन तो आप दिन ब दिन यूज़ करते हो। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अनकन पाते हैं कि इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसे, टूटे हुए कण आदि खाद्य कण है? क्या अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इसमें पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों को
कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थरों तथा भूसे को पृथक करने में लिए किया जाता है। ऐसी स्थितियों को मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हम हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। थ्रेशिंग। अपने खेत तथा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्टर देखे होंगे। ओके, गट्टर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूल में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी का अनकन चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अनकनों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अनकनों की डंडियों के इतने डालियों के गट्ठरों में से अनाज को कैसे पृथक किया जाता है, कैसे अलग करना होता है डंडियों में से अनाज के दानों को। आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जाता है, परंतु अनकन आम तथा अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अनकनों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक्करण किया जाता है। डंडियों में अनकन तथा अनाज के पृथक करने की प्रक्रम को थ्रैशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अनकनों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रैशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अनकनों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रैशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। निष्पावन। सूखे रेत तथा बुरादे तथा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान में रखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के समान माप हैं? हम हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना असंभव है। कईयों को हम हस्तचयन के द्वारा नहीं कर सकते। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए। किसी उच्च समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट तथा समाचार पत्र पर रखिए। इसे प्लेट तथा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा, उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत तथा बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा जो वायु द्वारा दूर तक उड़ता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? इसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकनों को पृथक करने के लिए करता है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर द्वारा बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। चालन। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसकी उपस्थित चोकर तथा अन्य औषधियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी का उपयोग करते हैं, छलनी का उपयोग करते हैं तथा इसमें आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण छालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी शुद्धियाँ छलनी में रह जाती हैं। प्राय आटे कि मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी शुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियों तथा भूसे को निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने में प्रयोग में लाते हुए देखा होगा। ओके, तो ये देखो उसमें चालनी के द्वारा, चालन विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पृथक्करण भी कर सकते हैं। तो अलग अलग विधियां हैं। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम अब साधन, निस्तारण और निस्पंदन कल डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है क्योंकि आपकी दूसरी बार रिवीजन हो रही है, तो अब आपको मौका जाने मत दो, इसको साथ साथ आप पढ़ो। तो टेक केयर, बाय।